हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 17 अगस्त। 17 अगस्त के आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे पास, द हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी। दोनों को यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली देखेंगे एंड दोनों को साथ में देखते हुए ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और थोड़े से टिपिकल आर्टिकल हैं, इसीलिए आज के पूरे एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखना। आगे बात करते हैं। देखो, आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन पे मैं हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करती हूँ। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस 1 में हम सोसाइटी में देखेंगे एंडिंग पीरियड पावर्टी के बारे में। ये पीरियड पावर्टी क्या है और क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, इसके बारे में देखेंगे। देन देखेंगे जीएस 2 में पॉलिटी में तलाक ए हसन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल, ये जो बेसिकली ये इशू था, ये गया था कि तलाक ए हसन को बैन कर देना चाहिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये देखेंगे। इसके साथ देखो, नेक्स्ट गवर्नेंस में देखेंगे पालन 1000 के बारे में। तो ये क्या है पालन 1000, इसको देखेंगे। इसके साथ फीफा बैन्स इंडिया, आज की बहुत बड़ी खबर है कि फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया है। ये क्यों किया है, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, ये भी जरूरी है जानना। जीएस 3 में डिफेंस में देखेंगे एफ इंसास एलसी और निपुण के बारे में, क्या क्या चीजें हैं ये उनके बारे में देखेंगे। देन जीएस 4 में एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कंपैशन टूवर्ड्स एल्डरली से रिलेटेड। तो ये सारे आर्टिकल्स आज के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखते हैं एंड इसके बाद फिर कुछ ही देर बाद आपके सामने आ जाएगा एडिटोरियल एनालिसिस। उसमें भी आज काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, उसको देखेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो पहला आर्टिकल है दैट इज अबाउट तलाक ए हसन। ये तलाक ए हसन जो है, इसके बारे में एक पेटिशनर है, एक विमेन पेटिशनर है जो कि मुस्लिम विमेन है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई है और इन्होंने कहा कि तलाक ए हसन जो है, इसे नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। इसको यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कुछ आर्टिकल्स बताए उसके अगेंस्ट है, ये सब कहा इन्होंने। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि तलाक ए हसन होता क्या है, फिर हम इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। तो पहले तो देखो, आप सभी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में आई होप पता होगा। आज की डेट में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो आज की डेट में ये वॉइड हो चुका है। ठीक है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था क्या था, जिसमें एक जो मैन है, यानी कि जो आदमी है, मेल पर्सन है, वो अगर 3 बार तलाक 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 बोल देगा तो एक बार में तलाक हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं था कि कोई रिकंसिलिएशन हो सके, वापस से कपल साथ में आ सके या फिर वापस से मैरिज को शुरू किया जा सके, ऐसा कोई यहाँ पे स्कोप नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक जरूर स्कोप ये था, एक ये स्कोप ज़रूर था कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। यहाँ पे अगर मान लो आपको फिर से मैरिज को इनिशिएट करना है, री इनिशिएट करना है, रिकंसिलिएशन करना है, तो जो विमेन है उससे दूसरी शादी करके पहले उस शादी को कंज्यूम करना पड़ेगा, उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद इस जिससे नई शादी करी उससे तलाक लेना पड़ेगा, डिवोर्स लेना पड़ेगा एंड फिर वापस से अपने पहले पति से वो शादी कर सकती है वो विमेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि ये विमेन के राइट्स के काफी ज्यादा अगेंस्ट है। ठीक है, इसमें विमेन का कोई से ही नहीं है। एक बार जो मेल पर्सन है, हस्बैंड है, उसने तलाक 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 बोल दिया, यहाँ पे खत्म हो गई शादी। अब रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप नहीं है, और अगर रिकंसिलिएशन करना है तो विमेन को दूसरी शादी करके उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, फिर उसको डिवोर्स देना पड़ेगा और फिर वो पहले पति से वापस शादी कर सकती है। ठीक है, और इसको यहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में बैन किया गया है। इजिप्ट हो गया, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, मलेशिया, इन सभी कंट्रीज में ये बैंड है। इसके अलावा दूसरा एक यहाँ पे जो बात हो रही है वो है तलाक ए हसन की। ये तलाक ए हसन क्या है, देखो, तलाक ए हसन थोड़ा सा इससे प्रॉपर तरीका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तलाक ए हसन जो है, इस्लाम कोड क्या कहता है कि तलाक ए हसन दूसरा तरीका है डाइवोर्स का। इसमें क्या होता है कि एक बार मान लो कि यहाँ पे एक बार डिवोर्स का प्रोनाउंसिएशन हो गया, एक बार किसी ने तलाक कह दिया मेल पर्सन ने। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसके बाद 3 महीने 3 मंथ तक का यहाँ पे पीरियड रहता है। इसमें 3 महीने तक ये तलाक कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये डाइवोर्स कंफर्म नहीं हुआ है। तलाक ए हसन जो है एक एक महीने के पीरियड में होता है, यानी कि मान लो एक बार यहाँ पे हस्बैंड जो है उसने कह दिया तलाक। ठीक है, डाइवोर्स लेना है उसको, फिर 1 महीना आपको दिया जाएगा रिकंसिलिएशन के लिए। अगर तब भी ठीक नहीं होता है तो दूसरे महीने में भी हस्बैंड ने कह दिया तलाक, ऐसे ही तीसरे महीने में भी हस्बैंड ने कह दिया तलाक। तो अगर 3 महीने में भी रिकंसिलिएशन नहीं होता है तो फिर ये फाइनल तलाक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल रिवोकेबल डाइवोर्स होता है। ठीक है, यानी कि वापस से रिवोक किया जा सकता है, इसको वापस से खत्म किया जा सकता है और शादी को फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है, मैरिज को फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है।
इस बीच में 3 महीने में कपल जो है वो साथ में रहता है और महीने के एंड में भी अगर हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स को प्रोनाउंस करता है सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो यहाँ पे वो डाइवोर्स कंफर्म हो जाता है आफ्टर द थर्ड मंथ, ओके। और यहाँ पे जो कपल है बीच में इस 3 महीने में बीच में कभी भी कॉन्जुगल रिलेशनशिप को अगर फिर से रिज्यूम करते हैं, तो वो तलाक के फिर कोई मायने नहीं रह जाते, वो तलाक जो है वो डाइवोर्स जो है वहीं खत्म हो जाता है, मैरिज फिर से स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी डाइवोर्स, एक चीज़ याद रखना, कोई भी डाइवोर्स यहाँ पे तब एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा जब वुमेन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है या फिर प्रेगनेंसी से गुजर रही है, ओके। तो यहाँ पे जो मंथ है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से गिना जाता है। और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है इसके बारे में कुरान में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन तलाक हसन के बारे में ज़रूर मेंशन है, ठीक है। एक और चीज़ होती है खुला। खुला क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखो तलाक हसन हमने देखा, यहाँ पे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देखा, ये सब जो है ये मेल्स इनिशिएट करते हैं, हस्बैंड इनिशिएट करते हैं। एक और डाइवोर्स का टाइप है खुला, जो कि इस्लाम का ही लॉ के हिसाब से, कुरान के हिसाब से ही है। खुला जो है इसमें जो वाइफ है, विमेन है, वो इनिशिएट कर सकती है डाइवोर्स। कैसे इनिशिएट करेगी? कि जो भी उसे मिला था हस्बैंड के थ्रू, हस्बैंड ने जो भी उसे दिया था ड्यूरिंग द मैरिज, वो हस्बैंड को वापस लौटा दे, वो गिफ्ट को वापस लौटा दे, और इसके थ्रू वो यहाँ पे अपना डाइवोर्स फाइल कर सकती है। तो ये वाइफ की साइड से भी एक प्रोविजन है कि वाइफ भी डाइवोर्स फाइल कर सकती है, ओके। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम विमेन है जो पिटिशनर है, उन्होंने कहा कि तलाक हसन जो है एक यूनिलेटरल फॉर्म का तलाक है, डाइवोर्स है, जो कि एक एविल प्रैक्टिस है इस्लाम में, ठीक है। और ये जो है इरेशनल है, आर्टिकल 14, 15, 21, 25 के अगेंस्ट जाता है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के अगेंस्ट जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसे बैन कर देना चाहिए, इसे नल एंड वॉइड कर देना चाहिए, ये पिटिशनर का कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, इसमें ऐसा भी कुछ इम्प्रॉपर नहीं है, इट इज़ नॉट सो इम्प्रॉपर, ओके, ये चीज़ कही गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि मुस्लिम वुमेन के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड से तलाक हो सकता है, मुस्लिम वुमेन के पास भी ऑप्शन है खुला का, ठीक है। खुला क्या होता है कि आप अपना जो भी आपको मिला था हस्बैंड के थ्रू, हस्बैंड की फैमिली के थ्रू ड्यूरिंग द मैरिज, जिसको मेहर कहा जाता है, वो अगर आप लौटा देते हो, तो या फिर बिना लौटाए भी अगर आपस में ये म्यूचुअल तरीके से डिसाइड हुआ है, अगर बिना लौटाए भी आप यहाँ पे विमेन इनिशिएट कर सकती है डाइवोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन के पास भी एक ऑप्शन है, इसीलिए तलाक हसन इज नॉट सो इम्प्रॉपर प्रैक्टिस, ओके। तो अभी तलाक हसन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे हटाया नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है ई पालन, पालन 1000, ठीक है। ये क्या है पालन 1000? बेसिकली अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि हमारे देश में चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो गई है, ठीक है। अब 35 चाइल्ड जो है 35 चिल्ड्रंस की डेथ होती है पर 1000 बर्थ, ओके। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि 2014 में लगभग 45 चिल्ड्रन की डेथ होती थी पर 1000 लाइव बर्थ, अभी ये कम हो गई है, 35 हो गई है, ठीक है। तो हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी पे काफ़ी यहाँ पे जो कर्ब किया है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को काफ़ी कर्ब किया है। तो बेसिकली चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है? जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी को चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 भी कहा जाता है, मोर्टेलिटी अंडर 5 भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड है अपने बर्थ से लेके 5 इयर्स तक की एज तक में अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे माना जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। मतलब 1000 बच्चों के ऊपर गिना जाता है कि कितने बच्चों की डेथ हो गई अंडर 5 एज में, ओके। तो ये कम हुआ है। अभी पालन 1000 एक नेशनल कैंपेन चलाई गई है, नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप एट द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। ये मुंबई में ये पालन 1000 का इनॉग्रेशन हुआ। बेसिकली पालन 1000 क्या है? एक ऐप है जिसमें पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा कि किस तरह से उनको अपने बच्चों को पालना चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिशन देना चाहिए, किस तरह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहिए बच्चों का, ये सब बातें। तो देखो बच्चों का, आपको भी पता है कि ब्रेन जो है वो बर्थ के पहले से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का कैसा करना है, 2 साल तक के लिए बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से आपको उनको केयर देनी चाहिए, किस तरह का उनका डेली रूटीन होना चाहिए, ये सब चीज़ें पालन 1000 में आपको बताई जाएँगी। जो बेबी का ब्रेन है वो उसका डेवलपमेंट प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट कैसा देना ये भी बताया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट 1000 डेज़ जो होते हैं इन
फाजेस कंसेप्शन एज वेल एज द फर्स्ट 2 years। तो जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ के जो चाइल्ड का बर्थ है तब तक और चाइल्ड के बर्थ के 2 सालों तक, यहाँ पे जो 1000 years हैं, इनिशियली 1000 years फ्रॉम द कंसेप्शन टिल 2 years ऑफ द चाइल्ड बर्थ, यहाँ पे उसको कैसे आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, चाइल्ड की ग्रोथ कैसे होगी, कैसा न्यूट्रिशन देना है, कैसे केयर देनी है, ये सब चीज़ें आपको ये ऐप बताएगी पालन 1000। क्यों इसका नाम 1000 रखा गया? क्योंकि शुरू के 1000 साल जो 1000 दिन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये पालन 1000 क्या है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है फीफा बैन्स AIFF फॉर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। तो फीफा जो है ये इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फुटबॉल की, और AIFF क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये इंडिया की बॉडी है, ठीक है। फीफा ने इंडिया की इस बॉडी को बैन कर दिया है, और इस बैन का मतलब क्या है ये भी बता देती हूँ। फीफा जब AIFF को या किसी भी कंट्री को, इंडिया को बैन किया, किसी और कंट्री को बैन किया, तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये सस्पेंशन रहेगा, जब तक ये बैन रहेगा, तब तक कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट अगर होता है फुटबॉल से रिलेटेड तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा फीफा का। दूसरा है कि जितनी भी नेशनल टीम्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा किसी भी फुटबॉल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तीसरा ये कि यहाँ पे जो विमेंस क्लब चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली थी इंडिया की टीम, वो भी नहीं कर पाएगी। चौथी चीज़ ये कि यहाँ पे जो नेशनल टीम है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी विमेंस चैंपियनशिप में। इसके अलावा मोहन बागान क्लब कप जो अभी यहाँ पे टूर्नामेंट होना है, मोहन बागान टूर्नामेंट, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, इंडिया में होता है, उसका भी यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलना उसको भी डिफिकल्ट है। अब हुआ क्या है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जो AIFF है ये बेसिकली एक बॉडी है जो कि स्पोर्ट्स में फुटबॉल को काफ़ी रेगुलेट करने का काम, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स को आयोजित करने, ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। अब इसकी चेयरमैनशिप वगैरह की बात हो रही थी, तो ये जो आप जिनका फोटो देख रहे हो ये हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जो हैं इनको और इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी काफ़ी लंबे समय से इस फुटबॉल एसोसिएशन की यहाँ पे चेयरमैन बनी हुई है, सारे डिसीजन यही लेते हैं। लगभग 3 टेन्योर्स हो गए हैं प्रफुल्ल पटेल को, एक एक टेन्योर 4-4 सालों का, तो लगभग 12 साल से यही जम के बैठे हुए हैं इस AIFF के ऊपर, ठीक है। इन्हीं का यहाँ पे राज चल रहा है। अब इलेक्शन होने थे, इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं लास्ट 2 years से, ठीक है। इलेक्शंस भी नहीं हुए 2 years से, तो ये देखा जा रहा है, फीफा ऐसा समझ रहा है कि ये देखो यहाँ पे ये पूरा ऐसा नोशन बन गया था कि AIFF जो है मोर देन अ स्पोर्ट्स रेगुलेटिंग बॉडी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, पॉलिटिकल बॉडी बन गई है। पॉलिटिकल बॉडी बनने के कारण ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इसके पद नहीं छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कई बार फटकार लगाई कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, कई बार बोला गया। इन्होंने क्या किया, इलेक्शन को टालते गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मई 18 2022 को ये बोला प्रफुल्ल पटेल और इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि आप जाइए, आपको हम रिलीव करते हैं, आपको कुछ नहीं काम है। आप इनको बेसिकली निकाल दिया गया AIFF से, ठीक है। अब क्योंकि इनको AIFF से निकाल दिया गया तो अब क्या होगा भाई, इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम ये था कि यहाँ पे सभी लोग, सभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साथ में आए और ये स्टेक होल्डर्स डिसाइड करें कि किस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ना है, किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है किस तरह से हमको AIFF का, और किस तरह से इसमें नए इलेक्शंस कराएं, और यहाँ पे फिर से इस पूरी जो बॉडी है AIFF जो है इसे फिर से दुरुस्त करें और फिर से फुटबॉल जो है हमारे देश में अच्छे से खेला जाए। अभी देखो इशू ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पॉलिटिकल क्लचेस में जो हमारी चीज़ें, हमारी बॉडीज फंसी हुई हैं, ये बड़ा इशू है हमारे लिए, बड़ा कंसर्न का इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाई गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 पार्टीज़ होंगी, एक तो होंगे 36 जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्टेट कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इसकी साइड से आएंगे, 36 जो है वो स्टेट एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और 36 इंडिपेंडेंट प्लेयर्स को लिया गया, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इसमें 24 मेल थे और 12 फीमेल्स थी। तो यहाँ पे जो था, फीफा ने बोला कि देखो ये जो है ना, ये जो आपने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाई है, जो इसमें आपने इंडिपेंडेंट फुटबॉल प्लेयर्स को रखा है, ये हमारे जो कोड है उसके अगेंस्ट जाता है। यहाँ पे फीफा ये कहता है कि आपने लगभग 50% मेंबरशिप जो है वो इंडिपेंडेंट प्लेयर्स को दे दी, ठीक है। इसमें हो सकता है धांधली के चांसेस हैं, हो सकता है यहाँ पे भी फिर से पॉलिटिक्स आ जाए, फिर से नेपोटिज्म आ जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि या तो आप इसको 25% कर दो, कि आप यहाँ पे 36 की जगह इसको 18 कर दो, ठीक है। या फिर इस हिसाब से कि मतलब सोच लो 25% जो टोटल आपकी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हो उसमें
उसमें ये 25% को आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्लेयर्स के फॉर्म में रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये बात चली रही थी, उतने में फीफा ने एआईएफएफ को ही सस्पेंड कर दिया और बैन कर दिया इंडिया को। अब या तो जो फीफा है उसका कहना ये है कि या तो आप एआईएफएफ को ही चालू करो, वापस से इसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को लेकर आओ और फिर से इन्हीं को फुल कंट्रोल दो सारी चीज़ों का, या तो अगर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंट्रोल देना है तो इस हिसाब से दो कि सिर्फ 25% इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हों, 50% ना हो। अब हुआ यूं कि इसके ऊपर बात चली रही थी, लास्ट इवनिंग ही इसके ऊपर फाइनली एग्रीमेंट हो गया था कि ठीक है ऐसा कर लेंगे, 25% हम कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में इंडिपेंडेंट प्लेयर्स को रखेंगे, 50% नहीं रखेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये बैन का डिसीजन लिया जा चुका था, कुछ ही घंटों बाद ये बैन का डिसीजन सामने आ गया था, ठीक है। तो ये इशू हुआ। अभी ये भी कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल जो है इनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ के फीफा की साइड से इंडिया की एआईएफएफ को बैन करवाया है रिवेंज लेने के लिए कि इनका यहाँ पे इंसल्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इंसल्ट करी है, तो सुप्रीम कोर्ट की ये भी इंसल्ट करवाएं। इस तरह के भी एलिगेशंस लग रहे हैं। तो ऐसे तो पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन आपको एआईएफएफ, फीफा, इनके बारे में क्या, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आई होप समझ गए कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में जो इंडिपेंडेंट फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो कितने होंगे, 25% ही हो सकते हैं फीफा के हिसाब से। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो दैट इज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ओके। अच्छा, ये भी देखा जा रहा था कि प्रफुल्ल पटेल जो है ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स से बार बार मिलने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं से इनको आगे भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा जाए, आगे भी एआईएफएफ की जो कमांड है वो इन्हीं के हाथ में रहे, ठीक है। अभी देखो इसका एक असर ये होने वाला है, फीफा ने जो बैन किया है एआईएफएफ को, अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में अक्टूबर में, ये भी अभी क्वेश्चन में चला गया है, होगा कि नहीं होगा अक्टूबर में इंडिया में पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था इसका होना, ठीक है। इसके अलावा देखो सिर्फ फीफा की बात नहीं है, फुटबॉल की बात नहीं है, हॉकी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हॉकी में भी जो फेडरेशन है इंटरनेशनल हॉकी की, उन्होंने भी यही कहा है कि हॉकी इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हॉकी की, वो भी इसी तरह के काम कर रही है, तो उसको भी बैन कर सकते हैं। अब सोचो 2023 में हॉकी के वर्ल्ड कप होने हैं इंडिया में ही, तो अगर हमें ही बैन कर दिया तो हम खेल तो पाएंगे नहीं और यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया की जो ओलंपिक कमेटी है उसमें भी सेम इश्यूज हैं, इलेक्शन ही नहीं हो रहे, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो पकड़ के बैठ गए हैं वहाँ की चेयरमैनशिप, वो छोड़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है ना, उसमें एक ये चीज़ है जो पॉलिटिकल कारणों से हमारे स्पोर्ट्स के जो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश का गौरव बढ़ सकता है, वो नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये थी पूरी न्यूज़। नेक्स्ट बात करते हैं एफ इंसास निपुण और एलसीए की, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। डिफेंस में आपको पता है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते थे, हम इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते थे, इंडिजीनियसली अपने ऊपर डिपेंड होना चाहते थे फॉर द डिफेंस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इसी के लिए कई सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कल हमने ए टैक्स की बात की थी। ए टैक्स क्या था? एक यहाँ पे हॉविट्जर गन का सिस्टम था जिसने 21 तोपों की सलामी दी थी कल 15 अगस्त को, ठीक है, परसों 15 अगस्त जब हुआ था, तो 21 तोपों की सलामी ए टैक्स के थ्रू दिलवाई गई थी। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एफ इंसास है, निपुण माइंस है, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है, ये सब है। पहले देखो एफ इंसास क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, इन्फेंट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, और इसमें क्या किया जाएगा कि एक सोल्जर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हो ये हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, इनके पास में ये सोल्जर खड़ा है। इसको ये सब जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, हाथ में गन है, यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, ऊपर नाइट विजन कैमरा है, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये आता है एफ इंसास के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, सोल्जर के अंदर ये पूरा सिस्टम इन्होंने लगा दिया, तो इन्फेंट्री को यहाँ पे मॉडर्नाइज करने की कोशिश थी। सोल्जर्स जो हैं उनको कई सारी चीज़ें दी जाएंगी, कई सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे दी जाएंगे, सो दैट वो अपने आप में फुलफिल्ड हो, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न सिस्टम दिया जाएगा, लाइट वेट, ऑल वेदर, ऑल टेरेन, कॉस्ट इफेक्टिव और लो मेंटेनेंस सिस्टम है ये। इसमें एक तो असॉल्ट राइफल दी जाएगी AK-203, ये AK-203 इंडिया और रशिया साथ में मिलकर बना रहे हैं। इसके साथ एफ इंसास में एक ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड दिया जाएगा, जो जिसको डिफेंसिव फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक यहाँ पे इसको ऑफेंसिव मोड में और डिफेंसिव मोड में दोनों तरीकों से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ यहाँ पे बैलिस्टिक हेलमेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। बैलिस्टिक हेलमेट्स के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गए, यहाँ पे AK-47 अम्यूनिशन हो गई। ये AK-47 अम्यूनिशन से अगर कोई गोली आती है, 9mm की बुलेट्स आती है, तो वो आराम से झेल सकेंगे ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इसके अलावा यहाँ पे राइफल माउंटेड होलोग्राफिक साइट दी गई है, नाइट विजन कैमराज होंगे इसके साथ, यहाँ पे हैंड फ्री होगा जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकें आराम से, ओके।
और ये सब कुछ जो है ये डीआरडीओ ने बनाया है हमारी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को साथ में लेकर, ओके। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम इंडिजीनियसली यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो विजन ये है कि यहाँ पे 2000 जो ईयर 2000 था इसी के आसपास ये एफ इंसास जो पूरा सिस्टम है इसको स्टार्ट किया गया था। ऐसा सिस्टम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऐसे यूएस में, यूके में भी है। यूएस में इसको लैंड वॉरियर कहा जाता है, यूके में फिस्ट सिस्टम है, ठीक है। ऐसे लगभग 20 कंट्रीज की आर्मीज के पास इस तरह का सिस्टम है, सोल्जर सिस्टम है, ठीक है। डीआरडीओ ने ये बनाया है, ऐसे यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल इन सब ने भी बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हैं निपुण माइंस। निपुण माइंस क्या है? इंडिजीनियसली डिजाइंड है एंटी पर्सोनल माइंस, यानी कि जैसे माइंस होती है ना, इसको आप फेंक दो कहीं पे या रख दो जमीन पे, अगर इसके ऊपर किसी इंसान ने पैर रखा तो ये माइन जो है वो फूट जाएगी। तो इस तरह की सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन है ये, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करेंगे, ओके। ये एंटी पर्सोनल माइन है। एक और आते हैं जो एंटी हैवी व्हीकल्स माइन होते हैं, जिसको आप फेंक के मारो तो पूरी की पूरी हैवी व्हीकल उड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर्सोनल माइन है ये। नेक्स्ट है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट क्या है? ये बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है, जैसे हमारी नेवी बोट्स वगैरह का यूज करती है पगोंगसो लेक वगैरह में, तो ये ज्यादा बेटर तरीका है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट के थ्रू। आप यहाँ पे इंडिजीनियस बोट्स जैसे ही हैं ये, ठीक है, शिपयार्ड्स ने ही बनाया इसको, और इसकी बेटर लॉन्च स्पीड और कैपेसिटी है, सो दैट ये बेटर तरीके से ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर सकती है। तो ये तीनों चीजों के बारे में याद रखना है। एफ इंसास क्या है? पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन सिस्टम है, इन्फेंट्री को मॉडर्नाइज करने का सिस्टम है। निपुण लैंड माइन है, और एलसीए जो है ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है, ओके। इंडिया के सब कुछ इंडिया के हैं, ओके। नेक्स्ट इशू है टू एंड पीरियड पावर्टी, स्कॉटलैंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक प्रोडक्ट्स फ्री। तो देखो ये पूरी न्यूज जो है ना, ये पीरियड पावर्टी को एंड करने के लिए। अब देखो न्यूज ये है कि स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड दुनिया में पहला देश बना है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स फ्री में दिए जाएंगे उस कंट्री की जो सिटीजन है, फीमेल सिटीजन है उन्हें, ठीक है। तो पीरियड प्रोडक्ट्स यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। कम से कम 2 सालों तक ये पूरा लेजिस्लेशन चला, उसके बाद फाइनली ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन अभी फाइनलाइज हुआ है। पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसमें फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, और यहाँ पे एफर्ट यही है कि पीरियड पावर्टी को खत्म किया जाए। अब ये पीरियड पावर्टी क्या है? देखो पीरियड्स जो होते हैं या मेंस्ट्रुएशन जो होता है, ये हमारे देश में एक स्टिग्मा है और कई सारे देशों में स्टिग्मा है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वर्ल्ड के सर्वाइवल के लिए, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पीरियड्स, ओके, या फिर मेंस्ट्रुएशन। अब ये नेचुरल चीज है, ठीक है। इसको या ना ही फीमेल्स को ही ना ही मेल्स को इससे शर्माना चाहिए, ना ही किसी भी जेंडर को इससे शर्माना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो हम जो जिन नॉर्म्स की बात करते हैं ना, सोशल नॉर्म्स की, कि अरे भाई सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी इसको इम्प्योर मानती है या जो भी, सोसाइटी तो तब रहेगी ना जब ये पीरियड्स होंगे। अगर पीरियड्स ही नहीं होंगे, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा, तो सोसाइटी सर्वाइव कैसे करेगी? रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक तो स्टिग्मा जो है इसके साथ जुड़ा हुआ, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के साथ। दूसरी चीज ये कि जैसे आप देखते हो टीवी में एड्स देखते हो कई सारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स की, उसमें पीरियड्स को बड़ा ही प्लेजर सा, बड़ा ही अच्छा सा एक्सपीरियंस बताया जाता है, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी, ओके। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, आप प्रिविलेज्ड सोसाइटी से आते हो, फिर तो बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, तब भी इतना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप एक अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी से आते हो या फिर आप एक पुअरर सेक्शन से आते हो, तो कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ये एक एक्सट्रीम इवेंट बन जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम इवेंट कैसे बन जाता है? बहुत सारी ऐसी विमेन होती हैं जिनको कई सारे डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि होमलेसनेस हो गया, कोअर्सिव मेथड्स हो गई, कोअर्सिव रिलेशनशिप्स हो गई, हेल्थ कंडीशंस पुअर हैं। ऐसे एरियाज में ये जो पीरियड पावर्टी ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि आप इतने ज़्यादा ऐसे सेक्शन में हो, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस कर रहे हो कि आप ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स भी अवेल नहीं कर सकते, सैनिटरी प्रोडक्ट्स भी एक्सेसिबल आपके लिए नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। इसे कहा जाता है पीरियड पावर्टी। तो इसे एंड करने के लिए और इससे जुड़ा हुआ जो पूरा स्टिग्मा है उसे एंड करने के लिए स्कॉटलैंड में ये नया इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अभी बहुत सारी दूसरी कंट्रीज जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये सब भी इसके बारे में सोच रही हैं, इसके जैसा लेजिस्लेशन लाने के बारे में सोच रही हैं, ओके। आगे बात करते हैं। एक और इशू है आज, एथिक्स से रिलेटेड है, GS4 से रिलेटेड है। न्यूज़ ये है कि रतन टाटा जो है वो यहाँ पे एक स्टार्टअप में यहाँ पे अपना सीड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रतन टाटा की ही कंपनी में
जो एक जनरल मैनेजर हैं, ठीक है, शांतनु नायडू इनका नाम है, इन्होंने क्या किया है, एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। ये स्टार्टअप बेसिकली क्या करेगा, ये स्टार्टअप यहाँ पे जो एल्डरली पीपल हैं उन्हें जोड़ेगा यहाँ पे उन लोगों से जो उनकी मदद करने चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रतन टाटा ने इस स्टार्टअप को बैकिंग दी है, सपोर्ट दिया है, स्पॉन्सरशिप दी है। ये स्टार्टअप इस तरह का है कि यहाँ पे जो एल्डरली हैं, एल्डरली इस स्टार्टअप में, अच्छा, इस स्टार्टअप का नाम है गुड फेलोज, ओके, ये गुड फेलोज इसका नाम है, गुड फेलोज स्टार्टअप है ये। इसको स्टार्ट करने वाले शांतनु नायडू। तो जितने भी एल्डरली पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन है, वो आ सकते हैं गुड फेलोज में, एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन। और इसके बदले क्या होगा कि गुड फेलोज जो है कुछ वॉलंटरी इंटर्न्स होंगे इनके, ठीक है, जो यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ भी कर रहे हो, किसी भी करियर को परस्यू कर रहे हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, या कुछ भी हो, ठीक है, वो यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट पाने के लिए। इसके बदले उनको कुछ नॉमिनल यहाँ पे इंटर्नशिप का स्टाइपेंड दिया जाएगा, और ये क्या करेंगे, ग्रैंड चाइल्ड्स की तरह एक्ट करेंगे इन एल्डरली पॉपुलेशन की, ग्रैंड चाइल्ड की तरह एक्ट करेंगे, और इनका नाम रखा गया है ग्रैंड पाल, ओके। बेसिकली ये क्या करेंगे, मान लो एल्डरली को कहीं डॉक्टर के पास जाना है, तो वो ग्रैंडपास को बोल सकते हैं कि आप चलोगे, ये बोलेंगे हाँ चलेंगे भाई। तो एक तरह से इनको जो आइसोलेशन फेस करना पड़ता है एल्डरली को इन द ओल्डर एज, ये आइसोलेशन इनको फेस नहीं करना पड़ेगा, एंड दे विल बी एवरी टाइम कैपेबल कि उनको कोई भी सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ से गुड फेलोज जो है अपने इंटर्न्स के थ्रू इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फॉर्मल बेसिस पे होगा, एकदम इनफॉर्मल बेसिस पे, जैसे कि ग्रैंड चाइल्ड बिहेव करेगा वैसे ही ये ग्रैंड पाल्स आपके साथ बिहेव करेंगे, ओके। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैशन, कंपैशन टुवर्ड्स एल्डरली, ये एक एग्जांपल है। अब देखो कंपैशन क्या होता है ये भी समझ लो। कोई अगर डिस्ट्रेस में है तो आपका रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। आप उसको देख के आपको बड़ी दया सी फीलिंग आ सकती है, जैसे आप देखते होगे एल्डरली जो है काफी ऐसे मजबूर से हो जाते हैं, हेल्पलेस से हो जाते हैं, अगर आप उनको देख के दया दिखा रहे हो, आपको बुरा लग रहा है उनको देख के, तो यहाँ पे आप सिर्फ उनके लिए सिंपथेटिक हो, आपको उनको देख के सॉरो फील हो रहा है, आप उनको देख के बस कंसर्न्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरो फील करना किसी की बुरी हालत देख के या किसी को डिस्ट्रेस में देखकर, दैट इज सिंपथी। अगर आप इनकी सिंपथी, इनको इनके लिए दया तो फील कर ही रहे हो, लेकिन आप उनको अपनी जगह पे रख के देख रहे हो, और उनको उनकी जगह पे आप खुद को रख के देख रहे हो, आप उनके सेम इमोशन फील कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी एल्डरली को बहुत ऐसे कष्ट में देखते हो, डिस्ट्रेस में देखते हो, तो आप उनकी जगह अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख के सोचते हो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा होता तो मुझे कितना बुरा लगता। बेसिकली आप उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को उनकी जगह रख के देखते हो कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा, हमारी एल्डर जब हम ओल्ड एज में होंगे, अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। दैट इज एम्पैथी। और कंपैशन इन सभी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। कंपैशन में आप ना सिर्फ सामने वाले के दुख दर्द को समझते हो, ना सिर्फ आपको उनके लिए बुरा लगता है, बल्कि आप उनके इस दुख दर्द को कम करना चाहते हो, ठीक है। आप उनको केयर देना चाहते हो, वार्मथ देना चाहते हो, दैट इज कंपैशन, ठीक है। तो अगर आपको देख के किसी को बुरा लग रहा है, दैट इज सिंपैथी। अगर आप उनको अपने आप को उनकी जगह रख पा रहे हो और उनके इमोशंस को फील पा रहे हो, दैट इज एम्पैथी। लेकिन अगर आप उनके सारे डिस्ट्रेस को कम करना चाहते हो, उनकी पॉवर्टी को कम करना चाहते हो, उनके प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते हो, दैट इज कंपैशन, ओके। तो ये है एग्जांपल कंपैशन का, कंपैशन टुवर्ड्स एल्डरली का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लेना, ओके। सो आज के लिए इतना ही था, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।